हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स विनर्स के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर बायो पढ़ते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट अर्थात प्रकाश। इसमें इसके कुछ खास गुण होते हैं, हम उनको समझेंगे और साथ साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उनको भी समझेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात हम इसी प्रकाश की मदद से ही वस्तुओं को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश नहीं करता तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। इस प्रकाश के पास कुछ खास गुण होते हैं, हम उनको बारी बारी से लिखते हैं। जैसे सबसे पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगला गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है प्रकाश परावर्तन की घटना को दिखाता है। या प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ प्रकाश अपवर्तन की घटना को भी प्रदर्शित करता है। अब एक एक को जरा समझते हैं। सबसे पहली बात कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसका क्या मतलब है। अगर हम कहें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसका ये मतलब होता है कि प्रकाश हमेशा एक लाइन के फॉर्म में चलेगी, एक रेज के फॉर्म में चलेगी। जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग समझेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या नहीं चलती। इसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में कार्डबोर्ड होता है। कुछ कार्डबोर्ड आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक ही सीध में रखे होते हैं। इसकी एक साइड कैंडल रखा होता है। जब ये कैंडल जलता है तो प्रकाश इस कैंडल से इसमें प्रवेश करता है, इस होल से होता हुआ इस होल में, और इस होल से होता हुआ इस होल में, और फिर दूसरी साइड निकल जाता है जिसको हम लोग इधर से देख सकते हैं। तो अगर इस बीच में कोई दूसरा कार्डबोर्ड ला करके जिसमें छिद्र नहीं है, होल नहीं है, यदि लगा दिया जाए तो इस कार्डबोर्ड के लगाने के बाद बीच में से जाने वाला प्रकाश बाधित हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर ये कार्डबोर्ड लगाते सीधी रेखा में नहीं चलता तो प्रकाश यहाँ से घूम के ऐसे होता हुआ फिर दूसरी तरफ से निकल जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर आगे आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा आपने बहुत बार सुना होगा, एक्स रे, गामा रे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, जिसको हम लोग माइक्रोवेव भी बोलते हैं, माइक्रोवेव, ये कुछ ऐसे तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। आपने अपने अगल बगल जितने तरंगों को देखा होगा या सुना होगा उसमें से ज़्यादातर तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। ये एक खास तरीके की तरंगे होती हैं जिनमें विद्युत और चुंबक दोनों का गुण होता है। ये दोनों एक दूसरे को एक साथ पकड़ करके चलती हैं। ये सदैव एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर बनी रहती हैं। जैसे अगर हम उसको फिगर के माध्यम से समझें तो यदि विद्युत चुंबक की तरंगे
तरंगों में से यदि विद्युत तरंगें इस तरीके से चलती हैं तो चुंबकीय तरंगें कुछ इस तरीके से चलेंगी। इसमें फिगर में समझने का यदि आप प्रयास करेंगे तो इसका फिगर कुछ इस बात को समझाएगा कि इसमें से ये जो रेड वाली तरंग है वो इस तरीके से चल रही है और जो ब्लैक वाली तरंग है वो इस तरीके से चल रही है। मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर। यदि एक इस तरीके से चल रहा है तो दूसरा इस तरीके से चल रहा है 90 डिग्री पर। अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वेव है तो ये वाला मैग्नेटिक वेव होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना के चलेंगे। अगर ये इस तरीके से चलता है तो ये वाला इस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और बात करें कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर है जी नहीं, प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए जैसे कि अब पृथ्वी और सूर्य इन दोनों की जो दूरियां हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो सन से जो लाइट होती है ना वो हमारे अर्थ तक आती है, जबकि सन से और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, निर्वात है। तो सन के और अर्थ के बीच में निर्वात होने के कारण भी जो प्रकाश होती है वो सन से आकर के पृथ्वी तक चली जाती है। तो आप अपने से सोचिए कि यदि प्रकाश सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक आ रही है जिसमें बीच में निर्वात है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो ठोस है ना तो द्रव है ना ही गैस है, तो कोई माध्यम नहीं होने पर भी वहाँ पर प्रकाश पहुँच जा रहा है। इसका मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। अब माध्यम हमारे पास कितने तरीके के हो सकते हैं, तो माध्यम 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। और या तो इन तीनों में से कोई ना हो, निर्वात हो। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जाएं और पूछा जाए कि प्रकाश किस जगह से किस तरीके के माध्यम से सबसे ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा, तो ठोस, द्रव और गैस साथ में निर्वात को यदि चेक करें तो सबसे तेज़ी से प्रकाश चलेगा निर्वात में, मतलब सबसे ज़्यादा वेग अर्थात सबसे ज़्यादा वेलोसिटी निर्वात में होगा। इसके बाद फिर गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। ये डिपेंड करता है कि उस पदार्थ के पास कितने तरीके की पार्टिकल हैं। मतलब अगर पार्टिकल बहुत कंजस्टेड हैं, पास पास हैं, तो मतलब उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसको ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं, किसी रोड के ऊपर यदि भीड़ एकदम नहीं है तो यहाँ से जाने वाले लोग बहुत आराम से निकल जाएंगे। यदि भीड़ थोड़ी बहुत है तो उस पर जाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। यदि भीड़ थोड़ा और ज़्यादा मतलब जाने में और कठिनाई, और यदि भीड़ एकदम ज़्यादा है तो उस पर जाने में एकदम कठिनाई। तो भीड़ के माध्यम से आप जानते हैं कि ठोस के जो पदार्थ होते हैं उनमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जबकि द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में एकदम दूर दूर होते हैं, निर्वात में तो होते ही नहीं है। तो जब इसमें नहीं है मतलब रोड खाली है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, गैस में थोड़े पार्टिकल हैं मतलब थोड़ी भीड़ है तो प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो जाएगी, द्रव में और ज़्यादा पार्टिकल है मतलब उसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी, जबकि ठोस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं। बहुत ज़्यादा पार्टिकल होने का मतलब होता है कि उसमें प्रकाश की चाल एकदम धीमी पड़ जाएगी। इसका मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसका वैल्यू होता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 लाख किलोमीटर, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। साथ ही प्रकाश की घटना अगर आप चेक करेंगे तो 2 तरीकों से घटती है, या तो परावर्तन या तो अपवर्तन। परंतु एक तीसरी घटना भी होती है जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे या क्लास 12th में पढ़ेंगे, उसके बारे में। चलिए आइए समझते हैं यही साइड में। तो प्रकाश यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम है, इधर कोई पहला माध्यम है, मान लेते हैं इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। तो अगर प्रकाश किसी एक मीडियम से आती है और इस तल पर पड़ती है, ये तल क्या है, ये विभाजक तल है जो दोनों मीडियम को अलग करती है। तो ये विभाजक तल के ऊपर यदि प्रकाश इधर से आती है और गिरती है तो इसके साथ किस तरीके की घटना हो सकती है,
तो पहली घटना, या तो ये प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाए, या तो प्रकाश दूसरी तरफ निकल जाए, या तो इस प्रकाश को वही तल एब्जॉर्ब कर ले। फिर से इसके साथ तीन घटनाएं हो सकती हैं, या तो ये आने वाली प्रकाश वापस से अपनी ही मीडियम में लौट जाए, यहाँ से परावर्तित होकर के, इसको बोलते हैं परावर्तन, या ऐसा हो सकता है कि ये प्रकाश दूसरी मीडियम में निकल जाए, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। या तीसरा चीज हो सकता है कि ये विभाजक तल उस प्रकाश को अवशोषित कर ले, उसको बोलते हैं अवशोषण। तो हमारे पास किसी तल के ऊपर गिरने वाले प्रकाश के साथ तीन प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। पहली घटना प्रकाश का परावर्तन, दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरी घटना है प्रकाश का अवशोषण। इसमें से कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि ज़्यादातर पदार्थ यदि काले होते हैं, तो काले पदार्थ पर प्रकाश जब पड़ता है तो उसके सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण की सबसे बड़ी घटना होती है ब्लैक कलर का कोई पदार्थ, वो प्रकाश पड़ने के बाद वहाँ से प्रकाश ना तो परावर्तित होता है ना तो अपवर्तित होता है, केवल उसमें अवशोषण होता है। यदि हम बात करें जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं, पत्तियां प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो वहाँ पर भी प्रकाश का अवशोषण होता है। यदि हम बात करें परावर्तन की, तो वो वाला कांच जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसमें प्रकाश आता है, उस पर टकराता है, टकरा करके फिर वापस निकल जाता है, उसमें दूसरी साइड जाने के लिए प्रकाश को कोई भी जगह नहीं मिलती है, तो उस समय प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है। जबकि तीसरे वाले कंडीशन को यदि चेक करें कि प्रकाश आता है और दूसरे मीडियम में निकल जाता है, तो इसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसके लिए हम लोग एक साधारण कांच लेते हैं जिसमें आर पार दिख सके, ट्रांसपेरेंट कांच होना चाहिए, या एक लेंस होना चाहिए जिसमें आर पार दिख सके। किसी चश्मे का जो लेंस होता है उसको भी आप ले सकते हैं, तो उसमें प्रकाश एक साइड से आती है और दूसरी साइड निकल जाती है। हालांकि वो अपने मार्ग से थोड़ी बहुत विचलित हो जाती है, वो अलग बात है, परंतु उसमें अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रकाश क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं, ये किस तरीके की घटनाओं को दिखाता है। और एक बात, प्रकाश का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उनको इसके साथ साथ ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। जैसे प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। ठीक है, तो आपने समझा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के सीधी रेखा में चलने का मतलब, जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण। और बहुत सारे प्रकाश किरण एक साथ चलते हैं तो इनको बोला जाता है किरण पुंज। इसको बोलते हैं किरण पुंज। मतलब कोई एक प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो इसको किरण बोलते हैं, और बहुत सारी ग्रुप में प्रकाश किरण चलती है तो इसको बोला जाता है किरण पुंज। अब ये जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलती है, क्या ये वास्तव में चलती है सीधी रेखा में? आंसर है जी नहीं। ये आपको क्लास 10th में बेसिक नॉलेज देते समय इस बात को बताया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, परंतु ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो इसमें आगे जब जाएंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है कि प्रकाश कणों के रूप में चलते हैं और तरंगों के रूप में चलते हैं। तो उनका जो प्रकाश का अध्ययन होता है उसको प्रकाशिकी कहते हैं। ये प्रकाशिकी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जब ये किरण के रूप में चलता है, सीधी रेखा में मान के चलते हैं कि किरण के रूप में चलता है, तो इसको बोला जाता है किरण प्रकाशिकी। तब हम उस समय किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं। जब ये तरंगों के रूप में चलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग तरंग प्रकाशिकी। फिर से एक बार, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये बात 100% सही नहीं है। आपको इस 10th लेवल पर जो जानकारी मिलती है उसमें आपको केवल यही बताया जाता है, बेसिकली नॉलेज दिया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आप भी ऐसा ही मान के चलेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये भ्रम आपका क्लास 12th में जाकर के टूट जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये 100% सही नहीं है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये प्रकाश जो परावर्तन की घटना दिखाती है उसके बारे में। इसको ब्रीफ में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है,
उसके बाद फिर अगली चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। फिलहाल प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।